हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन बायोलॉजी हैकर। तो चलिए दोस्तों, आज से हम लोग जो है एक नया जो है यहाँ पे शुरू करते हैं क्लास 12th बायोलॉजी का जो है अनसॉल्व। ये जो क्लास 12th बायोलॉजी का अनसॉल्व पेपर होता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है पेपर होता है। इसमें जो है आपको जो है आने वाले जो एग्ज़ाम होते हैं आपके 2024 जितने भी मतलब क्वेश्चन आएंगे, तो इस अनसॉल्व से जो है क्वेश्चन आपको संभावना है कि आ सकते हैं। तो पिछले साल में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इन्हीं अनसॉल्व से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल इसमें जो है 7 सेट है। तो हम लोग पहले सेट के बारे में यहाँ पे देखेंगे और बारी बारी से जो है समझेंगे। और ये जो अनसॉल्व पेपर होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर होता है। इससे जो है निश्चित जो है हर साल जो एग्ज़ाम जो है क्वेश्चन आता है। इतिहास गवाह है कि मतलब जो है देखा गया है कि हर साल इसी जो है अनसॉल्व से ही जो है पेपर पूरा जो हम लोग जो है विद्या का इस्तेमाल करते हैं, विद्या क्वेश्चन बैंक, वो सिर्फ एक रटन विद्या होती है। लेकिन अनसॉल्व पेपर में क्या होता है जो आप देखेंगे यहाँ पे, तो सिर्फ आपको जो क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किया गया है प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को जो है यहाँ पे किया गया है और इस पैटर्न पे जो है क्वेश्चन को तैयार किया गया। तो आप जो है इस वीडियो को जो है अंत देखेंगे और जो है इसका जो है वीडियो को अंत देखेंगे, समझेंगे और पूरा वीडियो जो है अंत तक आप देखेंगे, तभी आप समझ पाएंगे और तभी आपको उसमें मजा आएगा। फिर जो है आपको अगले जो है इस तरीके से सारे सेट जो है सॉल्व कराए जाएंगे और वहाँ पे आपको यहाँ पे बताया जाएगा। तो चलिए यहाँ से हम लोग क्वेश्चन समझते हैं। देखिए, जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जीव विज्ञान का सेट 1 2023, ये जो 2023 मतलब सेट 1, ऐसे जो है आपको सेट 1, सेट 2, सेट 3 जो है आपको इस चैनल पर जो है डेली आपको मिलते रहेंगे। और आप जो है यहाँ पे इस जो है आइए और यहाँ से आप जो है इनको अनसॉल्व कीजिए और आने वाले 2024 एग्जाम में निश्चित अनसॉल्व से ही जो है क्वेश्चन बनेंगे। आप इनको अच्छे से जो है सॉल्व करिए और जो देखिए, और इसके नोट्स आपको जो है डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ के रूप में मिल जाएंगे, आप वहाँ से उसको कर सकते हैं। तो देखिए, जीव विज्ञान का यहाँ पे जो है दिया गया है सेट 1 2023 348 CG। आपको अच्छा लगेगा, सेट 1 ही जो है। तो अब चलिए हम इसको देख लेते हैं यहाँ पे जो है किस प्रकार से हमें क्या मतलब पेपर सबसे पहले जब मिले तो हमें पेपर को किस तरीके से क्या करना चाहिए यहाँ पे दिया गया है। देखिए, सबसे पहले 3 घंटा 15 मिनट यहाँ पेपर मिलता है। प्रारंभिक परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होता है। सभी प्रश्न अनिवार्य होते हैं। नाम की तरीका चित्र कीजिए इन्हीं पर इस तरीका। अब इनमें जो है सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है विकल्प का क्वेश्चन होता है। तो देखिए, विकल्प वाले यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं। टोटल कितने विकल्प हैं यहाँ पे? टोटल आपको मिलेंगे 4 विकल्प। तो देखिए, चलिए एक एक करके हम लोग विकल्प वाले क्वेश्चन को देखते हैं कि यहाँ पे इस क्वेश्चन के विकल्प जो है किस तरीके। देखिए, पहला विकल्प हमारा क्या है? वेलिस नेरिया के पौधे। यहाँ पे क्या लिखा है? अगर यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, वेलिस नेरिया के पौधों में परागकण किस माध्यम से होता है। यानी जो वेलिसेरिया जो पौधा होता है उसमें जो है परागकण किस माध्यम से होता है। तो देखिए यहाँ पे दिया जल द्वारा, वायु द्वारा, कीटों द्वारा और मनुष्य द्वारा। तो यहाँ पे इसका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? यहाँ पे इसका फर्स्ट विकल्प क्या है, सही है। किसके द्वारा? जल द्वारा यहाँ पे होता है। फिर क्या दिया है? अगला प्रश्न दिया है, स्त्रियों में आवर्त चक्र यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल समानता होता है। यानी जो स्त्रियों में मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है वो कितने दिन के जो है होते हैं। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है 10 से 11 दिन, 28 से 29 दिनों तक, 25 से 26 दिनों तक, 17 दिनों तक। तो अगर देखें यहाँ पे जो है जो आवर्तक जो होती है उसका कितना होता है, 28 से 30 दिनों तक। यानी कितना होता है, 28 से 29 जो है होता है, 28 से 29 दिनों का होता है। फिर क्या दिया? mRNA की सहायता से प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया कहलाती है। यानी mRNA से जो प्रोटीन का निर्माण होता है तो कौन सी क्रिया कहलाती है? जैसे दिया यहाँ पे अनुनादीकरण, फिर क्या है अनुलेखन, उसके बाद में क्या है प्रतीप अनुलेखन, प्रतिलिपिकरण। यानी इसको इंग्लिश में अगर बात करें तो इसको क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। उसके बाद में क्या होता है यहाँ पे रेप्लिकेशन। तो अगर बात करें mRNA से प्रोटीन जो बनता है वो किसके सहायता होता है, अनुवादीकरण यानी कि ट्रांसलेशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा ट्रांसलेशन। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, बिडाल परीक्षण किस बीमारी की जांच में उपयोग किया जाता है। यानी जो बिडाल परीक्षण जो बीमारी होती है, बीमारियों को जो है चेक करने के लिए एक परीक्षण किया जाता है बिडाल परीक्षण। वो किस बीमारी के लिए किया जाता है? जैसे यहाँ पे दिया निमोनिया, टाइफाइड, मलेरिया, हैजा। तो यहाँ पे देखें टाइफाइड बीमारी को जो है चेक करने के लिए जो है बिडाल टेस्ट का जो है प्रयोग करते हैं। इससे जो है टाइफाइड की बीमारी की जांच लगाती है। देखा दोस्तों, हमने यहाँ पे जो है विकल्प वाले क्वेश्चन बहुत आसानी से यहाँ पे, तो इस तरीके से यहाँ पे जो क्वेश्चन देखते हैं हम निश्चित पर उत्तरी
प्रश्न दिया गया है। सबसे पहले लिखा है जैव विविधता तप स्थल को परिभाषित कीजिए, यानी जैव विविधता तप स्थल को परिभाषित कीजिए। इसका हम लोग कैसे इस प्रकार से परिभाषित करें कि जैव विविधता तप स्थल क्या है, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया। देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो क्या लिखा है, एक ऐसा जैव भौगोलिक क्षेत्र होता है जहाँ पर्याप्त मात्रा में जैव विविधता पाई जाती है, वह किसी प्रकार के मानवीय क्रियाकलापों के कारण संकट में आ गए हों। यानी कहने का मतलब जहाँ पे जो बहुत सारी जैव विविधता हो और वहाँ पे मानवीय जो है मानव द्वारा जो है क्रियाकलाप करने पर वो जीव कैसे आ गए हैं, संकट में आ गए हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, जैव विविधता तप स्थल जो है कहते हैं। ठीक, इस प्रकार से हमने देखा पहला क्वेश्चन। उसके बाद में आगे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, गोल्डन राइस में मुख्य रूप से किस विटामिन की प्रचुरता होती है। गोल्डन जो राइस होता है उनमें किस विटामिन की क्या होती है, अधिकता होती है। तो वहाँ पे देखेंगे, देखिए यहाँ पे दिया गया गोल्डन राइस मुख्य रूप से विटामिन ए पाया जाता है, यानी गोल्डन राइस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, विटामिन ए जो है पाया जाता है। उसके बाद में आगे देखेंगे तो क्या क्वेश्चन दिया गया है, मानव वृषण में सर्टोली कोशिकाओं का क्या कार्य है। जो मानव वृषण है उसमें सर्टोली कोशिका होती हैं, लेडी कोशिका होती हैं, इस प्रकार से कई सारी कोशिकाएं होती हैं। तो जो सर्टोली कोशिका उसके क्या कार्य हैं उसके बारे में यहाँ पे बताना है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, विकसित हो रहे शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करना तथा ऑक्सीजन प्रदान करना, ये सर्टोली कोशिकाओं के क्या होते हैं, कार्य होते हैं। उसके बाद में आगे देखेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या है, मनुष्य में कितनी जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, यानी मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या बताना है, किसमें, जोड़ी में बताना है। तो मनुष्य में जो है गुणसूत्रों की संख्या अगर जोड़ी में बात करें तो देखिए यहाँ पे क्या है, मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, यानी कि 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। और अगर जोड़ी से ना पूछे वैसे पूछे तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं। इस प्रकार से हमने यहाँ पे देखा। उसके बाद में इसी का लास्ट क्वेश्चन क्या है, अंगा वाला देखेंगे तो इसमें दिया है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, यानी जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक था उसकी खोज जो है किसने की। तो यहाँ पे देखेंगे, देखिए पेनिसिलिन की जो है खोज किसने की, यहाँ पे देखा बताया गया है, पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, यानी अलेक्जेंडर जो फ्लेमिंग वैज्ञानिक थे इन्होंने किया था। और इन्होंने पेनिसिलिन की जो खोज की थी एक अचानक से जो है खोज हुई थी, ये किसी और चीज़ की जो है रिसर्च कर रहे थे, तो उसमें जो है पेनिसिलिन की क्या हुई, खोज हुई। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे जो है जो हमारे निश्चित उत्तरीय प्रश्न थे हमने इसको यहाँ पे देखे। चलिए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं तो क्या देखते हैं, अति लघुत्तरीय जो प्रश्न है, तो अति लघुत्तरीय जो है प्रश्न के बारे में देखते हैं। क्या लिखा है, चिकित्सकीय सर्वगता समापन से क्या तात्पर्य है। चलिए देखिए यहाँ पे जो चिकित्सकीय सर्वगता समापन क्या अर्थ है, इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, MTP, क्या कहते हैं, MTP। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, देखिए बताया गया है। सबसे पहले यहाँ पे तो आपको क्या करना है, सर्वप्रथम तो क्या लिखा है यहाँ पे, अधिनियम के तहत 1971 ईस्वी में गर्भपात की अनुमति के लिए गर्भधारण की अधिकतम अवधि 20 सप्ताह है। इस भ्रूण का गर्भपात अस्वीकार किया जाता है, यानी अगर 20 सप्ताह से ज़्यादा अगर हो गया तो अधिनियम 1971 के तहत जो है क्या किया जाएगा, इसको जो है अस्वीकार किया जाएगा। यानी 20 सप्ताह तक के ही आप लोग से पहले ही क्या करते हैं, एबॉर्शन जो है करा सकते हैं। उसके बाद आप कराएंगे तो आपको जो है MTP के रूल को क्या करना पड़ेगा, फॉलो जो है करना पड़ेगा। ठीक, इस प्रकार से हमने यहाँ पे देखा। उसके बाद में क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया, खा वाला, यदि DNA हेलिक्स एक स्टेन में नाइट्रोजनी समक्षारों का क्रम निम्नवत है। तो जैसे यहाँ पे निम्नवत क्या दिया है, 5 से लेके 3 प्राइम तक दिया है, ATGCATGCATGCATGCATCG, इस तरीके से इसको क्या पढ़ते हैं, 5 प्राइम से 3 प्राइम। तो क्या कहते, तो इसके पूरक स्टैंड के नाइट्रोजन क्षारकों का क्रम 3 प्राइम से 5 प्राइम की दिशा में क्या होगी, यानी 3 प्राइम से 5 प्राइम की दिशा जो है बतानी है, तो क्या होगी। तो जैसा कि हम आपको बता दें कि चारगाफ के नियम के अनुसार, किसके अनुसार, चारगाफ के नियम के अनुसार बताया गया कि एडेनिन हमेशा किससे जुड़ेगा, थाइमिन से, और ग्वाइनिन हमेशा किससे जुड़ेगा, साइटोसिन से। अगर इसका उल्टा अगर है तो थाइमिन जो है किससे जुड़ सकता है, एडेनिन से, और साइटोसिन जुड़ सकता है किससे, ग्वाइनिन से। तो यानी इसका उल्टा, तो इस तरीके से दोनों जो है जुड़ेंगे। अगर एडेनिन है तो थाइमिन जुड़ेगा, थाइमिन है तो एडेनिन जुड़ेगा, ग्वाइनिन है तो साइटोसिन, और साइटोसिन है तो ग्वाइनिन जो है जुड़ेगा। इस तरीके से यहाँ पे बताया गया। तो चलिए देखते हैं इसी क्रम में यहाँ पे देखते हैं। देखिए चारगाफ के रूल के हिसाब से अगर हम देखें यहाँ पे, देखिए क्या बताया गया है
तो देखिए पहले यहाँ पे ए था, तो ए की जगह पे क्या आ गया, टी, टी था तो ए आ गया, जी सी, सी जी ए, टी टी ए, 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 जी सी, सी जी। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे देखा। देखिए पहला वाला 5 प्राइम से 3 प्राइम हो गया और दूसरा 3 प्राइम से 5 प्राइम। तो इस प्रकार से हम क्या करें, नाइट्रोजन बेस को यहाँ पे जोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे देखा और उस चीज़ को समझा, तो आप इस हिसाब से यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक, चलिए अगला यहाँ पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक परतरच्छी परतपिंड अणु का केवल नाम चित्र बनाइए। यानी यहाँ पे एक परतरच्छी जो परपिंड है, यानी एंटीबॉडी की मतलब बात कर सकते हैं यहाँ पे, उसका यहाँ पे एक जो है चित्र बनाना है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं किस प्रकार से इसका जो है हम लोग चित्र बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है बताया गया है एक पत्र, यहाँ पे देखिए जो चित्र बनाया है ये किसका है, IgG, यानी IgG। इसी प्रकार से कई होते हैं, IgM होते हैं, IgE होता है, IgA होता है, तो कई सारे जो होते हैं। तो हमने यहाँ पे केवल एक जो है बना दिया इसका, तो Ig। तो इस प्रकार से ऐसे IgM का अलग होगा, Ig का जो है अलग होगा, IgA का अलग होगा, IgE का अलग होगा। तो इस प्रकार से अलग अलग जो है यहाँ पे दर्शाए जाएंगे, तो यहाँ पे बताया गया। ठीक, चलिए अगला इसी प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बताया गया, पूछा गया है, यानी क्या है, देखो यहाँ पे जो घा वाला क्वेश्चन देखेंगे तो देखिए घा वाला क्वेश्चन क्या दिया है, हीरोइन मॉर्फिन क्या है, ये किस पौधे से प्राप्त होती है। यानी हीरोइन जो मॉर्फिन है ये क्या है, वो किस पौधे से प्राप्त होती है। तो इसको यहाँ पे देखेंगे हीरोइन यानी मॉर्फिन क्या है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यह एक नशीली पदार्थ है जो हमारे शरीर की क्रियाओं को धीमा कर देता है। यह अफीम पादप पेपबर सोमनीफेरम के लैक्टस से प्राप्त होता है। यानी जो हमारे शरीर में क्या करता है, हमारे शरीर की जो क्रियाएं होती हैं उसको जो है कम कर देता है। अगर इसके हम जो है प्राप्त स्रोत देखें तो ये कहाँ से प्राप्त होता है, एक पौधा होता है अफीम, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, पेपबर सोमनीफेरम। लैक्टस, उसके जो लैक्टस होते हैं, उसको चिपचिपा पदार्थ होता है, उससे क्या होता है, प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे देखा। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे क्या है, आणविक जीव विज्ञान के मूल सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। जो आणविक जीव विज्ञान का मूल सिद्धांत होता है उससे आप क्या समझते हैं, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो चलिए देखते हैं आणविक जीव विज्ञान का मूल सिद्धांत क्या है। तो देखिए यहाँ पे अगर देखें तो देखिए आणविक जीव विज्ञान का जो मूल सिद्धांत है वो किस पर जो है आधारित है, क्या है, किस तरीके से यहाँ पे देखा गया। फ्रांसिस क्रिक ने आणविक जीव विज्ञान का मूल सिद्धांत प्रस्तुत किया। इस नियम के अनुसार आनुवंशिक संरचनाओं को का डीएनए से एमआरएनए व इससे प्रोटीन की तरफ दिशा में बहाव देता है। यानी कहने का अर्थ यह है कि डीएनए से प्रोटीन का निर्माण करना, यानी डीएनए से प्रोटीन का क्या करना, निर्माण करना, इसी को क्या कहते हैं, जीव विज्ञान का मूल सिद्धांत जो कहते हैं। इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेंट्रल डोग्मा। क्या कहते हैं, सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा का कार्य क्या है, डीएनए से प्रोटीन का निर्माण करना। तो देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें, डीएनए से अगर डीएनए बनना है, डीएनए से क्या बनना है, डीएनए बनना है, तो इस क्रिया को बोलते हैं रेप्लिकेशन। और डीएनए से एमआरएनए बनना है तो इस क्रिया को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और फिर एमआरएनए से प्रोटीन का बनना होता है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। उसके बाद में क्या है, अगर एमआरएनए से उल्टा कहाँ बन जाए, डीएनए, तो इसे बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो इसी को क्या कहते हैं, जीव विज्ञान का जो है मूल सिद्धांत जो है कहते हैं, जीव विज्ञान का आणविक मूल सिद्धांत जो है यहाँ पे बताया गया है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे देखा। जैसे क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखिए आगे जब देखा तो यहाँ पे क्या है, लघुत्तरीय प्रश्न, यानी लाइकेन और माइकोराइजा पे संक्षिप्त टिप्पणी। यानी लाइकेन क्या है और माइकोराइजा क्या है, इसके बारे में यहाँ पे हम लोग को बताना है। चलिए देखते हैं कि लाइकेन और माइकोराइजा क्या है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे तो दिया है, कवक से जुड़े सबसे आम पारस्परिक संबंध माइकोराइजा है और लाइकेन है। माइकोराइजा एक पौधे की जड़ों और कवक के बीच एक सहजीवी संबंध, यानी कह रहा है कि जो माइकोराइजा है एक पौधों की जड़ है और उसके बाद में क्या है, कवक है, दोनों आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, माइकोराइजा। यानी कि पौधों की जड़ और कवक आपस में जुड़े हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, माइकोराइजा। माइको का मतलब ही होता है, माइको मतलब जो है कवक, और राइजा यानी कि जड़, यानी कि जो है कवक और जड़ आपस में जुड़े तो उसको माइकोराइजा। जबकि लाइकेन
जबकि लाइकेन एक कवक व शैवाल के बीच संबंध, यानी जो लाइकेन होता है कवक और शैवाल के बीच में क्या होता है संबंध, यानी हम कहें माइकोराइजा जड़ और कवक के बीच में संबंध होता है और लाइकेन कवक और शैवाल के बीच में क्या होता है संबंध होता है। तो इसी को यहाँ पे हम कहते हैं। उसके बाद में आगे यहाँ पे देखेंगे तो देखिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, लघुत्तरीय का सहप्रभाविता क्या है, उदाहरण सहित समझा, यानी सहप्रभाविता क्या है इसको उदाहरण सहित यहाँ पे बताना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हम लोग सहप्रभाविता के बारे में क्या लिखा है। देखिए सहप्रभाविता एक ऐसी घटना है जिसमें F1 पीढ़ी दोनों जनक से मिलती है जब किसी कारक या जीन युग्म विकल्प में कोई भी कारक प्रभावी या अप्रभावी ना होकर मिश्रित रूप से प्रभाव डालता है तो इसे हम क्या कहते हैं यानी कहने का मतलब जैसे क्या है कि जो कारक होते हैं इसमें कोई कारक जो है प्रभावी और ना ही कोई अप्रभावी होता है, सभी कारक जो है अपना जो है मिश्रित रूप से क्या करते हैं प्रभाव जो है डालते हैं। जैसे अगर उदाहरण की हम बात करें तो मनुष्य में 3 प्रकार के क्या होते हैं ध्रुवर्ग होते हैं, जैसे A B O जीन का निर्धारण विभिन्न प्रकार की लाल रक्त कोशिकाएं का, यानी इसमें A B O जैसे होते हैं तो ये सभी अपना जो है क्या करते हैं, जो लक्षण होते हैं जो कारक होते हैं वो सभी जो है प्रभावी अनाप्रभावी ना होकर अपना प्रभाव जो है दिखाते हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे देखा। तो चलिए आगे इसी क्रम में हम जो है देखते हैं गा वाला क्वेश्चन क्या दिया है, डीएनए की कुंडलित संरचना का केवल नाम की चित्र बनाइए, यानी डीएनए का जो है आपको यहाँ पे चित्र जो है दिखाना है कि डीएनए का चित्र यहाँ पे क्या है। तो चलिए जो है डीएनए का हम लोग यहाँ पे चित्र के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए डीएनए का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो डीएनए यहाँ पे दिया गया है, देखिए तो डीएनए क्या होता है द्विकुंडलित होता है। तो यहाँ पे देखिए 3 प्राइम से 5 प्राइम, यानी कि एक है 3 प्राइम से 5 प्राइम और एक है 5 प्राइम से 3 प्राइम। तो इस तरीके से डीएनए का क्या होता है स्ट्रक्चर होता है। और अगर हम देखें तो ये डीएनए का जो स्ट्रक्चर दिया गया है किसने दिया है, वाटसन एंड क्रिक ने बताया है। तो यहाँ पे देखेंगे जैसे जो बॉन्ड जो है यहाँ पे शो हो रहा है तो इसमें बॉन्ड में क्या होता है नाइट्रोजनस बेस होते हैं। तो एडनिन और थायमिन, जैसे यहाँ पे एडनिन है थायमिन है, इस तरीके से एडनिन थायमिन गुआनिसिन पूरा इस तरीके जुड़े हुए। और अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से देखिए ये जो यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो इस पे जो दिखाया गया जो यहाँ पे लिखा है देखिए 10 बेस पेयर, क्या लिखा है 10 बेस पेयर, क्या होता है 10 बेस पेयर जो है यहाँ पे होता है। तो इस प्रकार से हम जो देखते हैं डीएनए का जो है स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे हमें शो होता है। तो इसको आप हम लोग डीएनए की संरचना के बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अनुलेखन से आप क्या समझते हैं, विवरण दीजिए। जो अनुलेखन है, अनुलेखन से आप क्या समझते हैं इसका विवरण देना है। अनुलेखन क्या है इसके बारे में यहाँ पे हम लोग को देखना है। चलिए जो है हम लोग आगे देखते हैं अनुलेखन के बारे में। देखिए अनुलेखन जो है क्या है, अनुलेखन एक ट्रांसक्रिप्शन, यानी अनुलेखन को हम क्या कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। प्रोटीन के निर्माण के लिए डीएनए पर विशिष्ट अनुक्रम पाए जाते हैं। प्रोटीन निर्माण के लिए आरएनए की आवश्यकता होती है, अतः डीएनए को टेम्पलेट के रूप में उपयोग करके एमआरएनए का निर्माण किया जाता है। इस प्रक्रिया को अनुलेखन कहते हैं। इस प्रक्रिया को अनुलेखन कहते हैं, यानी कि अनुलेखन जो होता है क्या कहता है डीएनए से प्रोटीन का निर्माण, यानी जैसे हमने देखा सेंट्रल डोगोमा में क्या था कि डीएनए से क्या बनता है प्रोटीन। तो डीएनए से प्रोटीन जो बनता है उसी को हम क्या कहते हैं अनुलेखन कहते हैं, यानी कि हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन से क्या बनता है एमआरएनए, एमआरएनए से बनता है प्रोटीन। तो इस प्रकार डीएनए के टेम्पलेट को रूप में इस्तेमाल करके प्रोटीन का क्या करते हैं निर्माण करते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं अनुलेखन यानी ट्रांसक्रिप्शन जो है कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे देखा। तो चलिए आगे से 5वें जो है क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 5वां क्वेश्चन क्या है, ब्रूड पोस्ट क्या है, इसके विकास की प्रक्रिया व कार्य बताइए। यानी कि ब्रूड पोस्ट क्या है और इसके विकास की प्रक्रिया जो है हमें बताना है कि किस प्रकार से है। तो चलिए ब्रूड पोस्ट के बारे में यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ब्रूड पोस्ट क्या है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया है, ब्रूड पोस्ट के अंकुरण को भी नियंत्रित करते हैं, यानी ब्रूड पोस्ट का एक महत्वपूर्ण पादप है, मनुष्य के भोजन के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है। इसमें 3N कोशिका पाई जाती है। सभी प्रकार के अन्न व तेल उत्पाद में शामिल होते हैं। आवृत्ति बीज में भ्रूणपोष एक पोषक ऊतक के रूप में कार्य करता है, यानी जो भ्रूणपोष होता है ये क्या करता है एक अंकुरित होता है, यानी अंकुरित कोशिका 3 निषेचन के पश्चात जो है बनता है, जिनमें क्या होती है 3N कोशिका पाई जाती है और ये अन्न व तेल के जो है उत्पाद को क्या करती है शामिल करती है। साथ ही क्या करती है भ्रूणपोष
पौधों को जो है पोषक पदार्थ जो है प्रदान करने में भी सहायता करती है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे देखा। तो चलिए आगे जो है बढ़ते हम लोग। क्या दिया है, देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि खा वाला स्त्री जनन तंत्र का आरेखीय नाम के चित्र बनाइए। यानी स्त्री जनन के जो है आरेखीय जो है नाम यहाँ पे भी हमें क्या बनाना है, एक चित्र का जो है निर्माण करना है। तो चलिए यहाँ पे हम देखिए स्त्री जनन तंत्र के बारे में बताया गया है। तो ये क्या है, स्त्री जनन तंत्र। तो इसमें हम देखते हैं इस तरीके से क्या होता है, स्त्री जनन तंत्र होता है। तो सबसे जो बगल में दिखाए गए हैं ये दोनों साइड में, जिसको हम क्या कहते हैं, ओवरी कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है ओवरी। तो ये क्या है, ओवरी दोनों साइड में होती है। उसके जो ऊपर का जो मतलब जो लाइन गई है ट्यूब, उसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। नीचे आके देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, यूट्रस। उसके बाद में क्या है, सर्विक्स। उसके बाद क्या है, वेजाइना। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो है स्त्री जनन तंत्र जो है इस प्रकार से यहाँ पे होता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे फिगर जो इसके बारे में बताया गया है। ये यूट्रस में जो है क्या होता है, मतलब बच्चे का निर्माण होता है, और वेजाइना के माध्यम से शुक्राणु का जो है मतलब फैलोपियन ट्यूब तक पहुँचते हैं। फिर अंडे का क्या निषेचित होता है, कहाँ पे, फैलोपियन ट्यूब में जो है अंडे का निषेचित होता है। तो इस प्रकार से हम जो है बनाते हैं इसको। हम लोग ने देखें। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, लिंग सांगलम वंशागत की परिभाषा दीजिए और हीमोफीलिया वर्धनता के से इसे समझाइए। यानी हीमोफीलिया क्या है, वर्धनता के इसकी सहायता से इसको समझाइए। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे दिया लिंग सहलंग। क्या है, लिंग सहलंग यानी सेक्स लिंकेज। हेडिंग लिख लेंगे तो क्या लिखेंगे, लैंगिक गुणसूत्र पर दैहिक लक्षणों के जीन भी विद्यमान होते हैं। ऐसे लक्षण को लिंग सहलंग लक्षण कहते हैं। इनकी वंशागत लिंग सहलंग वंशागत कहलाती है। अगर इसको हम वर्धानता इसमें देखें तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, जैसे कहा गया कि लिंग सहलंग कि जो लैंगिक गुणसूत्र होते हैं उनमें जो है दैहिक, जैसे आप जानते हैं कि इसमें दो प्रकार के जो है क्या होते हैं, गुणसूत्र, ऑटोसोम और क्या होता है, लिंग गुणसूत्र। तो इस प्रकार से जो दैहिक यानी लक्षण होते हैं उसमें क्या होते हैं, जीन में विद्यमान होते हैं और जो आपस में जुड़े होते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, लिंग सहलंग। ये इनकी जो कोशिकाएं वंशागत में भी क्या करती हैं, लिंग सहलंग वंशागत करती हैं। तो अगर इससे हम देखें यहाँ पे तो कई प्रकार से यहाँ पे बीमारियाँ होती हैं। जैसे यहाँ पे दिया है वर्धनता यानी कलर ब्लाइंडनेस। क्या लिखा है यहाँ पे, देखिए अगर देखें यहाँ पे तो यह मनुष्य में पाए जाने वाला लिंग सहलंग रोग है। एक अप्रभावी जीन की उपस्थिति के कारण व्यक्ति लाल व हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता है। वर्धनता एक्स गुणसूत्रों में स्थित होती है, कुछ जीनों के उत्परिवर्तन से होता है। यानी जो यहाँ पे होता है इसमें क्या होता है कि जो अप्रभावी जीन होती है इसमें जो है व्यक्ति जो होता है लाल और हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता है। और ये जो वर्धनता अगर देखा जाए तो ये सिर्फ कहाँ होगी, एक्स गुणसूत्रों में। अगर मादा हो तो मादा के एक्स गुणसूत्रों में, दोनों मादा में एक बात है एक्स एक्स होता है उसमें गुणसूत्रों में, और अगर जो है नर में देखें तो एक्स वाई होता है। तो वो सिर्फ कहाँ, वाई पे नहीं पाया जाएगी, सिर्फ कहाँ पाया जाएगा, एक्स पे ही जो है पाया जाएगा। और ये उत्परिवर्तन से होता है। अब देखते हैं यहाँ पे हीमोफीलिया कि हीमोफीलिया जो है क्या है। देखिए हीमोफीलिया एक, यहाँ पे क्या लिखा, हीमोफीलिया एक रक्त विकार है। यानी कि यहाँ पे रक्त के लिए संबंधित है, जिसमें रक्त एक महत्वपूर्ण थक्का कारक की कमी हो जाती है जिससे रक्त 24 घंटे तक बहता रहता है। यह लिंग सहलंग अप्रभावी रोग है। ये भी क्या है, एक लिंग सहलंग प्रभावी रोग है। इस रोग का वाहक स्त्री वाहक के रूप में करती है। यानी इस रोग को जो है स्त्री वाहक के रूप में करती है, यानी कि इससे जो है रोग स्त्री के द्वारा जो है फैल सकता है। अगर यहाँ पे देखें तो जो ये जो रोग हुआ था, ये रोग देखिए यहाँ पे जो महारानी विक्टोरिया थी उनके जो है क्या लिखा है, ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के अनेक वंशज इसी रोग से ग्रसित। यानी कि जो महारानी विक्टोरिया थी उनके जो है अनेक जो वंशज थे इसी रोग से क्या थे, ग्रसित थे। और इनके जो है पूरे जो है वंशज की क्या होगी, मृत्यु होगी इसी रोग के द्वारा। तो देखिए हमने यहाँ पे देखा कि किस प्रकार से जो है यहाँ पे बताया। अगला देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन क्या बताया गया है, पीसीआर पर टिपिल। यानी पीसीआर क्या है, पीसीआर के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि पीसीआर क्या है, इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, पीसीआर इसी को बोलते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। यानी पीसीआर को बोलते हैं पॉलीमरेज चेन। तो देखिए यहाँ पे क्या है, पीसीआर का अर्थ है पॉलीमरेज चेन अभिक्रिया। इस विधि द्वारा कम समय में जीन की कई प्रतियों का संश्लेषण किया जाता है। इसके लिए एक विशेष उपकरण थर्मल स्काइलर का उपयोग किया जाता है। इसके लिए क्या करते हैं, मतलब कि जो है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से जो है क्या करते हैं, जो डीएनए होती है डीएनए की कई कॉपी को क्या कहते हैं, जीन की या डीएनए की कई कॉपी जो है तैयार करने के लिए इसका उपयोग जो है किया जाता है। तो कम समय में कई सारी कॉपियाँ जो है तैयार हो जाती हैं, इसी को कहते हैं। इसका जो उपकरण होता है उस उपकरण को बोलते हैं थर्मल, क्या कहते हैं, थर्मल स्काइलर जो है कहते हैं।
पीसीआर के चक्र में अगर देखें तो उसमें मुख्य 3 चरण होते हैं, यानी जो पीसीआर का जो होता है उसमें मुख्य 3 चरण होते हैं। चलिए देखते हैं कि कौन कौन से यहाँ पे मुख्य चरण हो। जो पीसीआर के मुख्य 3 चरण हैं वो क्या क्या है। पहला है निष्क्रियकरण, उसके बाद में तापोन्शीलन, उसके बाद में क्या है विस्तार। तो इस प्रकार से यहाँ पे बताया गया है कि मतलब कैसे जो है निष्क्रियता तापोन्शीलन मतलब किस प्रकार से 3 चरण होते हैं, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया। तो ये लघुत्तरीय प्रश्न था, इसलिए हमने यहाँ पे जो है देखा। अगर जो है विस्तरीय होता तो इसको हम और अच्छे तरीके से देखेंगे अगले जो है कहीं पे। उसके बाद में क्या है छठवें, देखिए यहाँ पे अब पांचवा हो गया आपका। छठवें पे आते हैं मेंडल की प्रभाविता का नियम। ये जो मेंडल है, मेंडल की प्रभाविता का नियम क्या है, इसके बारे में यहाँ पे हम लोग को देखना है कि मेंडल का प्रभाविता का नियम क्या है। उपयुक्त उदाहरण से ही समझाइए, यानी मेंडल के जो है वो बताना यहाँ पे। देखिए तो चल देखते हैं मेंडल का प्रभाविता का नियम क्या है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो है दिया गया है मेंडल के प्रभाविता का नियम के बारे में। लिखा है जब एक संकरण में F1 पीढ़ी में जो लक्षण प्राप्त होते हैं तो उसके दूसरे पीढ़ी में एक जीन से दूसरे जीन को प्रभावित कर देता है, अर्थात प्रभावी जीन के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। जो जीन दूसरे जीन को प्रभावित करता है वह प्रभावी जीन कहलाता है। जैसे लंबे पौधे का जीन बौने पौधे के जीन को प्रभावित करके अपने लक्षण अर्थात लंबेपन को प्रदर्शित करता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, मेंडल के जो है प्रभाविता के नियम की क्या कहता है। इसमें जो एक जीन होता है प्रभावी, एक होता है अपर। तो जो प्रभावी जीन होता है अपने लक्षण को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो उसी के लक्षण इसमें क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे देखा। तो चलिए आगे जो हम लोग बढ़ते हैं। देखिए तो आगे क्या है, बहुजीनी वंशागत से आप क्या समझते हैं, उपयुक्त उदाहरण से समझाइए। जो बहुजीनी वंशागत है इससे आप क्या समझते हैं, इसका उदाहरण जो है सही समझाइए। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि बहुजीनी जो है क्या है। देखिए बहुजीनी की अगर बात करें, यहाँ पे बहुजीनी क्या दिया है, लिखा है जब एक जीन एक से अधिक लक्षणों को प्रदर्शित करता है, अर्थात एक जीन से अनेक लक्षण दिखाई देते हैं और त्वचा के रंग, जैसे मतलब त्वचा के रंग हो गए, आँखों के रंग हो गए तथा बालों का रंग हो गया, ये सब में भी क्या होते हैं, बदलाव होता है। तो इसमें एक जीन ही प्रभावी जीन होता है जो सभी लक्षणों को प्रदर्शित करता है। यानी एक ही जीन क्या करेगा, बहुत सारे लक्षणों को जो है प्रदर्शित करता है। जैसे त्वचा का रंग हो गया, आँखों का रंग हो गया, बालों का रंग हो गया, तो ये सिर्फ एक ही जीन से क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। तो अगर इसका उदाहरण देखें, देखिए जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है, एक कैपिटल ए है, कैपिटल बी, कैपिटल सी है, फिर स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी है, आपस में क्या हो, क्रॉस हुए। तो कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, फिर से क्रॉस किया, यानी सेल्फिंग। इसे हम क्या कहते हैं, सेल्फिंग, यानी इसे जो है सेल्फिंग होता है। तो इस सेल्फिंग से हुआ, तो इससे जो मतलब लक्षण प्राप्त होंगे वो अलग अलग जो है लक्षण बनेंगे और सिर्फ इसमें एक ही जीन क्या होगा, प्रभावी जीन होगा, इससे जो लक्षण प्रदर्शित होंगे। अगर इनके हम जो अनुपात को देखें तो इनके जो अनुपात होते हैं वो देखिए किस प्रकार से F1 पीढ़ी में जो F2 पीढ़ी में जो अनुपात मिलते हैं वो किस प्रकार से मिलते हैं। देखिए F2 पीढ़ी में जो अनुपात होता है वो कितना होता है, 1:6, 6:15, 15:20, 20:15, 15:6 और 15:1। इस प्रकार से यहाँ पे क्या होते हैं, अनुपात जो है यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो इसी अनुपात को हम यानी F1:2, तो ये बहुजीनी होता है और सिर्फ ये एक ही जीन से क्या होता है, यहाँ पे प्रभाव होता है। तो चलिए आगे हम लोग जो है देखते हैं, यहाँ पे समझते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, आनुवंशिक कूट की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन। यानी जो आनुवंशिक कूट है उसकी प्रमुख विशेषताओं का हमें क्या करना, वर्णन करना है। आनुवंशिक कूट के बारे में यहाँ पे देखना कि आनुवंशिक कूट क्या है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं आनुवंशिक कूट के बारे में कि आनुवंशिक कूट क्या है। देखिए क्या लिखा है, आनुवंशिक कूट से आशय है उन नियमों से जिनका उपयोग करके जीवित कोशिका यानी आनुवंशिक पदार्थ, न्यूक्लिक अम्ल DNA या mRNA का अनुक्रम या कोडान कूटबद्ध सूचना को प्रोटीन के स्थानांतरित करती है। कूट या स्थानांतरण राइबोसोम द्वारा किया जाता है। सभी प्राणियों में आनुवंशिक कूट बहुत सीमा तक एक समान होता है। यानी कह रहा है कि जो आनुवंशिक पदार्थ होता है, न्यूक्लिक अम्ल, DNA और RNA के जो अनुक्रम से कोडान तक, यानी उसको सूचनाओं को क्या करना है, प्रोटीन की जो सूचनाएं होती है उसको एक जगह से दूसरी जगह क्या करना है, स्थानांतरित करना है। तो ये जो क्रिया होती है राइबोसोम के जो है द्वारा होती है। यानी राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है और इसी से मतलब सूचनाओं का जो है कोडानों के द्वारा पहुँचाया जाता है। तो सभी प्राणियों में ये कोड जो है वो क्या होती है, बहुत का एक समान होती है। यानी कि सभी में देखें तो सब में क्या होती है, जो सूचनाओं को पहुँचाने का जो क्रिया होती है एक समान होती है, बहुत मतलब सीमा तक की अगर बात करें तो एक समान होती है। तो इस प्रकार से हमने देखा आनुवंशिक कोड के बारे में। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं इसी क्रम में।
क्या दिया है, टाइफाइड व निमोनिया के रोग जनक कौन है और उनके लक्षण लिखिए। यानी कि टाइफाइड निमोनिया के जो रोग जनक हैं उनके बारे में बताना है और उसके जो है हमें क्या लिखना, लक्षण के बारे में लिखना कि कैसे यहाँ पे होता है। तो चलिए देखते हैं टाइफाइड के बारे में, फिर उसके बाद निमोनिया के बारे में, एक एक करके सबके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो देखते हैं टाइफाइड। तो देखिए टाइफाइड क्या है, टाइफाइड को दूषित पानी या भोजन से होता है। यानी जो टाइफाइड होता है दूषित पानी और भोजन से होता है। यह रोग सॉल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से होता है। इसका जो रोग होता है सॉल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया, यानी इसका रोगजनक जो बैक्टीरिया है उसका नाम है सॉल्मोनेला टाइफी। इस रोग में तीव्र ज्वर, सर दर्द, शरीर दर्द, भूख में कमी, जी मचलाना, दस्त और कफ बना रहता है। यानी इस रोग में क्या होता है, बहुत तेज बुखार हो जाएगी, भूख न लगेगी, जो है जी मचलाएगा, इस प्रकार से कफ जो है पेट में दर्द होगा। तो ऐसे नॉर्मल जो है हम लोग लक्षण जो है दिखाई देते हैं। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे निमोनिया के बारे में कि निमोनिया जो है क्या है। देखिए यहाँ पे दिया निमोनिया, तो क्या लिखा है, निमोनिया रोग स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी तथा स्ट्रेप्टोकोकस इन्फ्लुएंजा नामक बैक्टीरिया से, यानी इसमें दो बैक्टीरिया दिया गया है। एक क्या है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और दूसरा क्या है स्ट्रेप्टोकोकस इन्फ्लुएंजा नामक दो बैक्टीरिया के होता है। तो इनके लक्षण अगर देखें तो इस रोग में तीव्र बुखार, सीने में दर्द, अच्छा महसूस न करना, ठंड लगना, थकान, पसीना, भूख न लगना, सांस फूलना एवं घबराहट होना आदि लक्षण दिखाई देते हैं। तो ये जो लक्षण होते हैं इनमें जो है दिखाई देते हैं। पसीना आता है, ठंडी लगती है, ठंडी जो है पसीना आता है, थकान महसूस होता है, भूख नहीं लगता है, अच्छा महसूस नहीं होता है, इन्हें हमेशा क्या होती है घबराहट सी होती है। तो इस प्रकार से क्या होती है निमोनिया जो है यहाँ पे होते हैं। तो हमने यहाँ पे जो है इसके बारे में देखा। चलिए इसी क्रम में जो हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखिए अब यहाँ से हमारा जो है क्या हुआ, जो लघुत्तरीय प्रश्न वो क्या समाप्त हुआ। अब यहाँ से क्या है विस्तृत जो है उत्तरीय क्वेश्चन है, यानी विस्तार वाला क्वेश्चन यहाँ पे बताया क्या है। तो इस विस्तार वाले क्वेश्चन को जो हम लोग क्या लिखेंगे, सावधानी पूर्वक यहाँ पे हम लोग इसको समझेंगे कि किस प्रकार से यहाँ बताए। तो सावधानी पूर्वक यहाँ पे हम लोग लिखेंगे और विस्तृत। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन अगर देखें तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे कहा गया है जैव प्रौद्योगिकी पर निबंध, यानी कि जैव प्रौद्योगिकी इसको बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी, यानी बायोटेक्नोलॉजी पे हमें क्या लिखना है, निबंध लिखना है, इसके बारे में होता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हम। चलिए देखिए यहाँ पे जैव प्रौद्योगिकी पर क्या है, निबंध। अगर हम जैव प्रौद्योगिकी निबंध के बारे में यहाँ पे बात करें, देखिए क्या लिखा है कि जैव प्रौद्योगिकी एक शब्द है जो दो अलग अलग शब्दों का संयोजन है। जीव विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जैसा कि नाम से पता चलता है यह जीव विज्ञान में तकनीकी का संयोजन करता है। यानी ये क्या करता है, जीव विज्ञान में जो तकनीकी होती है उसमें क्या करता है, उसको संयोजन करता है। इसमें जैविक एजेंट सूक्ष्म जीव या जानवर व पौधे उनके सेलुलर घटक हो सकते हैं। यानी इसमें जो है कई सारे जैविक एजेंट हो जाते हैं, जैसे सूक्ष्म जीव, पौधे या जानवर जो है कई सारे घटक हो सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे दिया गया है। फिर क्या लिखा है, हालांकि इसके व्यापक बहुवयस्क अनुप्रयोग है, यानी इसका जो है कई सारे जो है अनुप्रयोग यहाँ पे बताए गए हैं के कारण, अनुप्रयोग के कारण जैविकता प्रौद्योगिकी को एक वाक्य में परिभाषित नहीं करें। यानी कि इसको अगर हम देखें तो एक वाक्य में अगर परिभाषित करें तो इसको हम नहीं कर सकते, कई सारे जो है हमें इसको मतलब बातों को समझना होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया, आसान नहीं है। विभिन्न वैज्ञानिकों के संगठनों के अनुसार विभिन्न परिभाषा दी, यानी अलग अलग वैज्ञानिक जो है अलग अलग परिभाषाएं जो है दी गई। लेकिन यहाँ पे एक संगठन है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, EBF, क्या कहते हैं, EBF जो है इसके द्वारा क्या किया गया है, परिभाषित किया गया है। चलिए देखते हैं क्या बताया गया इसके द्वारा। इसके द्वारा बताया गया है कि नए उत्पाद, यहाँ पे क्या लिखा है, नए उत्पाद तथा नई सेवाओं के लिए प्राकृतिक विज्ञान व जीवों की कोशिकाओं कि इसके अंग तथा आणविक अनुरूपों का संयोजन किया गया। यानी जो नए उत्पाद हैं, जो सेवाएं हैं, जो विज्ञान में प्राकृतिक और जीव कोशिकाओं में जो अलग अलग जो है आणविक अनुरूप होते हैं उसके बारे में जो है समझाने के लिए, उसके बारे में संयोजन करने के लिए ये तकनीकी जो है लाई गई। फिर क्या लिखा आगे, देखिए आगे अगर देखें यहाँ पे तो क्या लिखा है, जैव प्रौद्योगिकी बहुत ही पुरानी कला है। जैव प्रौद्योगिकी अगर हम देखें समझें कि हमारी जो तो ये एक आधुनिक कला है, नहीं तो ये आधुनिक कला ना हो के बहुत पुरानी जो है क्या है, कला है। मानव सभ्यता से जितनी पुरानी है, जितनी सब पुरानी जो है मानव सभ्यता है उतनी ही पुरानी क्या है ये जो है हमारी जैव प्रौद्योगिकी तकनीकी है। वास्तव में तब से शुरू हुआ जब मनुष्य उपयोगी पौधों और जानवरों को पालतू बनाना शुरू किया
और विभिन्न पदार्थों जैसे शराब, बियर, दही, मक्खन, ढोकला, पनीर आदि तैयार करके आ रहे थे। जैव प्रौद्योगिकी विज्ञान की वह शाखा की एक ऐसी शाखा है जो तेजी से आगे बढ़ रही है और मानव कल्याण के सभी क्षेत्रों में प्रदान करने वाली एक संभावित विज्ञान के रूप में उभरी है। स्वास्थ्य एवं पर्यावरण, खाद्य पदार्थ एवं कृषि सभी बहुत महत्वपूर्ण योगदान हो रहा है। यानी क्या है कि जो हमारी जो जैव प्रौद्योगिकी बहुत पुरानी सभ्यता है, जैसे पहले लोग जो है शराब का निर्माण करते थे, दही का निर्माण करते थे, तो ये जो है तकनीकी जो है जैव प्रौद्योगिकी से आई। तो आने वाले समय में बताया जा रहा है कि आने वाले समय में जो मानव कल्याण के लिए बहुत ही अच्छी तकनीकी है। तो इससे जो है मानव कल्याण जो हो जाएगा, इसका स्वास्थ्य, पर्यावरण, खाद्य पदार्थ में सभी में क्या हो जाएगी, सुधार हो जाएगी। जो आजकल बहुत सारे केमिकल इस्तेमाल हो रहे हैं हमारे खाद्य पदार्थों में, इन सभी को जो है क्या किया जाए, इससे जो है विधि द्वारा क्या किया है, सुधार जो है किया जाए। तो हमने इस प्रकार से यहाँ पे देखा इसके निबंध के बारे में कि यहाँ पे इसका निबंध जो है किस प्रकार से बताया गया है, हमने इसको समझा। तो चलिए इसी क्रम हम लोग जो आगे की ओर जो है बढ़ते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं 20 क्वेश्चन में क्या है। देखिए अगला अथवा करके यहाँ पे दिया है, तो अगर इसको हमने तो यहाँ पे अथवा क्या लिखा है, आवृत्ति बीजी पौधों में लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। यानी यहाँ बताना है कि जो है आवृत्ति बीजी जो सचित्र वर्णन है उसका जो है हमें बताना है, इसका वर्णन करना है। चलिए यहाँ पे देखते हैं किस प्रकार से इसका हम सचित्र वर्णन करके यहाँ पे दिखाया गया। देखिए अगर हम देखेंगे तो ये जो है लघु बीजाणु जनन किसका है, लघु बीजाणु जनन कोशिकाएं हैं। तो देखिए लघु बीजाणु जनन कोशिकाएं जो है इस प्रकार से, इसको क्या है, परागकोश है। इस तरीके से जो है परागकोश में क्या भरे हुए, परागकण जो है भरे हुए। देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो लाल कलर के आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब क्या है, परागकण, और इसकी क्या है, ये भित्तियाँ हैं। तो देखिए परागकण जो है बाहर निकल के यहाँ से निकला, तो इसी को हमने क्या कहा, परागकण। ये क्या कहा, परागकण। और जिस परागकण जिसमें बंधा हुआ है उसे बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। देखिए अगर हम इसको लघु बीजाणु धानी जैसे अगर देखें तो देखिए परागकोश में क्या होता है, परागकण होता है, लघु बीजाणु जनन ऊतक होता है। और लघु बीजाणु जनन ऊतक कहाँ होता है, लघु बीजाणु धानी में। लघु बीजाणु कहाँ, किससे द्वारा जो है अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा लघु बीजाणु ऊतक बनता है, और उसके पश्चात क्या बनता है, परागकण बनता है। तो ऐसा हमने यहाँ पे इस जगह है बारे में देखा कि लघु बीजाणु जनन का जो सचित्र वर्णन है वो किस प्रकार से यहाँ पे हम करेंगे। तो इसको आप अच्छे से जो है बनाइए और समझिए जो है किस प्रकार से इसको हम समझ सकते हैं। तो चलिए आगे हम देखेंगे 8वां क्वेश्चन हमारा क्या है, विस्तृत वाला। जैव विविधता से आप क्या समझते हैं, इसके संचरण के विभिन्न विधियों द्वारा विस्तार कीजिए। यानी जो जैव विविधता है उसका क्या है, मतलब अर्थ है, उसके बारे में बताना। संचरण क्या है, उसकी जो है संचरण क्या है उसके बारे में बताना है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। देखिए सबसे पहले दिया है जैव विविधता। तो पौधों, जीवों एवं जंतुओं में पाई जाने वाली अलग अलग प्रकार की विशेषताएं, यानी जो पौधों जंतुओं में अलग अलग प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं जैव विविधता कहलाती हैं। यानी पौधों में, जंतुओं में जो अलग अलग प्रकार की क्या होते हैं, गुण होते हैं, उनकी विशेषता होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता हमारे ग्रह पर सभी जीवित चीज़ों से बनी है। जो विविधता है हमारे जो है ग्रह पर, यानी हमारे पृथ्वी पर जितनी भी जीवित चीज़ें हैं उन सभी से क्या है, निर्मित है। यह सभी तरह के जीवन को समाहित करती हैं, जिसे अरबों सालों के विकास ने आकार दिया। यानी अरबों साल के जो है आकार से विकास हुआ, और विकास होने के बाद इसका जन्म हुआ। धरती पर लगभग 1.7 से 1.1 मिलियन जैव विविधता पाई जाती हैं, एवं विभिन्न प्रजातियों की विविधता भी पाई जाती हैं। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे जो है क्या, लगभग 1.7 से 1.8 मिलियन जो है जैव विविधता होती हैं, और अलग अलग प्रकार की क्या होती हैं, प्रजातियाँ जो है पाई जाती हैं। अगर इसका संरक्षण की विधियाँ देखेंगे तो देखिए इसकी संरक्षण की जो विधियों के बारे में यहाँ पे बताया गया है किस प्रकार से। देखिए यहाँ पे पहला जो विधि यहाँ पे क्या दिया गया है, लिखा है पहला, उन प्रजातियों के संरक्षण का प्रयास होना चाहिए जो कि संकटग्रस्त हों। यानी कि जो क्या है, ऐसी प्रजातियों का संरक्षण का बचाव करना चाहिए कि जो प्रजातियां कैसी हों, संकटग्रस्त हों, यानी कि उनको जो है संकट में हो, तो उन प्रजातियों का हमें क्या करना है, बचाव करना चाहिए। दूसरा क्या है, विलुप्त पर रोक के लिए उचित योजना तथा प्रबंध की आवश्यकता है। यानी जो जीव जंतु क्या हो रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं, गायब हो रहे हैं, उनके लिए हमें एक उचित प्रबंध जो है बनाना चाहिए। उसके बाद में क्या है,
खाद्य फसल क्या है, खाद्य फसलों, चारा पौधा, मवेशियों तथा जानवरों के जंगली रिश्तेदारों को क्या करना है, संरक्षित करना चाहिए। यानी जो जंगल के जो है शेर हैं, पंछी हैं, सभी जो जानवर हैं, उन सभी जानवरों को हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे संरक्षित करना चाहिए। इनके रिश्तेदारों यानी कि जो जितने भी रिलेटिव्स हैं सभी को हमको क्या करना चाहिए, संरक्षित करना चाहिए। चौथा पॉइंट अगर देखें यहाँ पे क्या लिखा है, प्रत्येक देश की वन प्रजातियों, प्रत्येक देश के क्या लिखा है, प्रत्येक देश के वन प्रजातियों को सुनिश्चित करना चाहिए। जो प्रत्येक जो है अलग अलग जो है जातियां हैं, उन जातियों को हमको क्या करना है, सुनिश्चित करना चाहिए। अलग अलग जगह से जो है जातियों को अलग उनका आवास जो है प्रदान करना चाहिए। फिर अगला क्या है, उन आवासों को सुरक्षा प्रदान करना है, उन आवासों को सुरक्षा प्रदान करना है जहाँ प्रजातियाँ भोजन का, बच्चों का पालन पोषण करें। यानी हमें जो है क्या करना है, उन जो जंतुएं हैं उनकी आवास को क्या करना है, प्रबंध करना है, जहाँ वो अच्छे से प्रजनन कर पाएँ, अच्छे से अपने बच्चों का पालन पोषण कर पाएँ, सारी जो है पोषण जो है वहाँ पर उनको प्रदान हो। हमें ऐसा जो है क्या करना है, प्रबंध करना चाहिए, ऐसा संरक्षण जो है यहाँ पे हमें करना चाहिए। तो ठीक इस प्रकार से हमने देखा। चलिए एक लास्ट पॉइंट यहाँ पे क्या बताया गया है, जंगली पौधे तथा जंतुओं के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर नियंत्रण होगी। जो जंगली पौधे हो गए, जंगली जंतु हो गए, क्या करते हैं लोग, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं। जो लोग व्यापार करते हैं जंतुओं के जो है सींग को काट कर, उनके हाथी के जो दांतों को काट कर, कई सारे जो है सींगों को काट कर, दांत को काट कर उसका क्या करते हैं, व्यापार करते हैं। तो कहा जा रहा है कि इस पर हमें क्या करना है, नियंत्रित करना है, यानी सभी को हमें क्या करना है, नियंत्रित करना है। तो ऐसा यहाँ पे बताया गया है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग आगे जो है देखते हैं। उसके बाद में आगे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्या अगला क्वेश्चन क्या बताया गया है। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ बताया गया किसके बारे में, ये हो गया। उसके बाद में देखिए अथवा, यहाँ पे क्या दिया, अथवा करके दिया है। तो अथवा करके अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, मानव शुक्राणु, क्या लिखा है, मानव शुक्राणु व अंडाणु की संरचना का सचित वर्णन, यानी मानव के शुक्राणु का और अंडाणु का क्या करना है, सचित वर्णन करना है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं मानव का जो है शुक्राणु और अंडाणु का सचित वर्णन क्या है। चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। देखिए मनुष्य के शुक्राणु के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे जो मनुष्य का शुक्राणु किस तरीके से है बताया गया है। यहाँ पे देखिए हेड है, नेक है, एक्रोसोम है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है, डिस्टल सेंट्रियोल है, माइटोकॉन्ड्रिया है, नेक मिडिल पिसेज है, और टेल क्या है, टेल वाला भाग होता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, शुक्राणु की जो है संरचना होती है। तो ऐसे जो है बनाई, यहाँ पे लास्ट में क्या है, एंड पीस। तो ये क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, यानी इस प्रकार से जो है। अब देखिए हम लोग देखते हैं किसके बारे में, अंडाणु के बारे में। तो यहाँ पे ये देखिए अंडाणु का जो संरचना बताया गया है। तो इस प्रकार से कोरोना रेडिएटा होता है। उसके बाद में क्या होता है, प्रीप्लेटिव लाइन होता है, स्पेस होता है, इस तरह की जोना प्लेसिडा लेयर होती है। फिर बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। फिर जो है वाइटलिन मेम्ब्रेन होता है, साइटोप्लाज्म होता है। इसके बीच में जो भरा हुआ भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म जो है कहते हैं। तो देखिए इस प्रकार से जो है आपकी जो आकृति यहाँ बनाई गई है, ये किसकी है, अंडाणु। तो जब अंडाणु और शुक्राणु जो है आपस में मिलते हैं तो क्या होता है, निषेचन क्रिया होती है। तो इसी पर ठीक इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसका जो है संरचना का जो है निर्माण करेंगे। और यहाँ पे देखेंगे किस प्रकार से जो है यहाँ पे बनाई गई, बताया गया है। तो दोनों आप स्ट्रक्चर यहाँ पे बना लेंगे कि अंडाणु किस प्रकार से बनेगा, वहाँ भी देखेंगे, पिछले आप देखेंगे, और यहाँ पे जो है अंडाणु का देखेंगे। दोनों अंडाणु से दोनों आप यहाँ पे बना सकते हैं। चलिए इस प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या है। अगला क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन है, द्विसंकर क्रॉस का चेकरबोर्ड की सहायता से वर्णन। द्विसंकर जो संकरण है उसको चेकरबोर्ड की सहायता से हमें क्या करना है, वर्णन करें। द्विसंकर के बारे में बताना, चेकरबोर्ड भी यहाँ पे निर्माण। देखिए द्विसंकर संकरण की अगर बात करें तो क्या, तो इसमें जो है दो लक्षण क्या होते हैं, मतलब दो पौधों के जो मटर के पौधे होते हैं उनमें क्या होते हैं, दो लक्षण होते हैं। उन मटर के पौधों के दो लक्षण को हम यहाँ पे मतलब बताएगा कि दो लक्षण को जब क्या कहते हैं एक साथ जो है कराते हैं तो इनमें क्या होते हैं, अलग अलग जो है मतलब जो है अनुपात दिखाई देते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे जो जीन है कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, और इसका क्रॉस कैसे किया, कैपिटल आर कैपिटल स्मॉल वाई। तो अगर जो कैपिटल आर है वो गया गोल पीला है और एक ऐसा है झोटीदार हरा। तो इसका अगर हम क्रॉस कराते हैं तो इनमें क्या होता है, गोल पीला जो है हमें यहाँ पे प्राप्त होता है। उसके बाद इसका क्या कराएंगे, स्वपरागण कराएंगे। तो स्वपरागण कराने से हमें क्या करना होगा, देखिए यहाँ पे जो है एक हम क्या बनाएंगे, चक्कर, जैसे बताएंगे चक्करबोर्ड की सहायता समझाइए। तो चक्करबोर्ड यहाँ पे बनाएंगे। देखिए अगर यहाँ पे हम बात करें, देखिए इस तरफ हम क्या है, फीमेल, देखिए फीमेल का हो गया, और इस तरफ हम यहाँ पे क्या है, नर। तो इस तरीके से हमने देखा। तो इसके जो है 4 युग्म बनेंगे, और 4 युग्म जो है बनेंगे तो ऐसा यहाँ पे होगा। देखिए यहाँ पे जो है क्रॉस किया तो आपस में इसका जैसे यहाँ पे हम बता देंगे बात,
तो ये क्या है, कैपिटल आर, तो पहले कैपिटल आर हो गया, फिर कैपिटल वाई, तो कैपिटल वाई हो गया। इसी तरीके से इसका क्रॉस इसमें होगा, इसका क्रॉस इसमें होगा, इसी तरीके से क्रॉस ऐसे मतलब जो है होता रहेगा। और जब पूरे आप क्रॉस इस तरीके से कर लेंगे तो देखिए इसमें क्या होगा, पीला गोल, 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 इस तरीके से देखेंगे तो इसके जो है 9 होंगे। उसके बाद में झुर्री पीला, यहाँ पे देखिए झुर्री पीला है, फिर झुर्री पीला है, फिर उसके बाद में क्या है, झुर्री पीला, ये 3 होगा। उसके बाद में हरा गोल, हरा गोल और हरा गोल, ये क्या होगा, ये भी 3 होगा। और उसके बाद में देखेंगे यहाँ पे झुर्री हरा, ये कितने संख्या में होंगे, इसमें। तो अगर हम यहाँ पे देखें इसका रेशियो, तो देखिए एक होता है फिनोटिपिक रेशियो और एक होता है जीनोटिपिक रेशियो। तो फिनोटिपिक रेशियो जो हमें बाहर से दिखाई दे रहा है, यानी बाहर से हमें जितना दिखाए, तो हमने देखा कि 9 हमें पीला गोल दिखाई दे रहा है, 9 कैसा दिखा है, पीला गोल है, 3 कैसा जो है हरा गोल है, और 3 कैसा झुर्री पीला है, और 1 कैसा है झुर्री हरा है। तो इस तरीके से हमें बाहर से दिखाए। और अगर इसके जीनोटिपिक देखें, अंदर के जो रेशियो के बारे में मतलब किस प्रकार से है, तो इसका जो अंदर होता है क्या होगा, 1:2:1, 2:4, 2:1:2:1, इस तरीके से जो है जीनोटिपिक जो हमें जीन के लेवल पर देखें तो हमें इस प्रकार से देखा। तो चलिए दोस्तों यहाँ से जो है आपका जो है ये देखा हमने। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करें, अगला क्वेश्चन क्या है, अनुकूलन से आप क्या समझते हैं, जीव में पाई जाने वाली अनुकूलताओं का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो देखिए इस पे अगर देखेंगे, इस क्वेश्चन में अथवा दिया हुआ है, लेकिन इस क्वेश्चन पे देखें तो यहाँ पे क्या लगा है, स्टार मार्क लगा हुआ है। तो अगर स्टार मार्क वाला क्वेश्चन देखें तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, देखिए स्टार मार्क नोट करके लिखा हुआ है कि नोट स्टार लगे प्रश्नों से संबंधित चैप्टर टॉपिक एनसीईआरटी से क्या कर देंगे, हटा दिए गए हैं। तो अब ये क्वेश्चन आपसे जो है नहीं पूछे जाएंगे, इसलिए जो है इस क्वेश्चन पर हम लोग जो है नहीं देखेंगे। इस तरीके से आपका क्या हुआ, यहाँ पे देखा हमने, इस तरीके से हमने पूरा जो है आपका अनसॉल्व सेट 1 क्या क्या सॉल्व किया। आप इसको जो देखिए और नेक्स्ट जो है हम लोग जो है देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, यहाँ तक के बने रहने के लिए धन्यवाद।